नाज़रीन, गजा की जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है और ना सिर्फ जंग का महाज गर्म है, लेकिन जो सियासी महाज है, जो सिफारती महाज है, वो भी मुकम्मल तौर पर गर्म हो चुका है और पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त जंग के दहाने पर खड़ा है और इसीलिए तमाम अरब अब फ्रंट फुट पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब में बहुत बड़ा एक समिट हो रहा है जिसमें प्रेसिडेंट रईसी, बशार उल असद और बाकी अरब मालिक आ रहे हैं। सारे इस्लामी ममालिक के सरबराहान वहां पर पहुंच रहे हैं, सारे जो अफ्रीकन नेशंस हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब जो कि 35 दिनों से मुकम्मल तौर पर खामोश था और हम सब उसकी मुनाफकत पर तनकीद कर रहे थे, अब सऊदी अरब कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, वो वाला स्टेप जिसकी हम सब उससे तवक्को कर रहे थे। ये जो कुछ वहां पर इतनी अहम तरीन मीटिंग्स हो रही हैं, इसका नतीजा बहुत बड़ा निकल सकता है और यही वजह है कि इसराइल इस पर अब बहुत ज्यादा परेशान है। और ना सिर्फ सऊदी अरब में यह सब कुछ हो रहा है बल्कि तुर्की बहुत आगे बढ़ चुका है और उसने अपनी मुसल्लह फौज को हाई अलर्ट पर रख दिया और उसकी जो फिजाइया है वो भी हरकत में आ चुकी है। जबकि लेबनान में ना सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि एक और तंजीम खुलकर सामने आई है। बहुत सारी अपडेट्स हैं, सारी आपके साथ शेयर करते हैं और सबसे पहले उन रॉकेट्स की बात कर लेते हैं जो कि बुछाड़ की गई है। इसराइल पर रॉकेट्स की बरसात हुई है और इसको खुद इसराइली आर्मी ने पब्लिक किया है। ये आप उनका देखिए कि रॉकेट्स है एट तेल अवीव एंड सेंट्रल इसराइल। पूरे तेल अवीव और सेंट्रल इसराइल में सायरन बजे हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट्स फायर किए गए हैं और ये रॉकेट 3 तरफ से आए हैं। एक गजा से आए हैं, दूसरा लेबनान की तरफ से आए हैं और तीसरा जो है ये क्या सीरिया से आए हैं, यमन से आए हैं या फिर किसी और डायरेक्शन से, ये पता नहीं है, लेकिन 3 तरफ से जो रॉकेट्स हैं वो तेल अवीव जो दारुल हुकूमत है और सेंट्रल इसराइल वहां पर फायर किए हैं और खुद इसराइली आर्मी इस चीज का इजहार कर रही है। तो अगर गजा में अमन नहीं होगा, अगर फलस्तीन में अमन नहीं होगा तो इसराइल भी अमन के साथ नहीं रह सकेगा और यही बात आजकल उनके शहरियों को समझ आ रही है और इसी वजह से वो जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं। जो नया सर्वे आया उसमें 80% जो इसराइली शहरी हैं उन्होंने जंग बंदी का मुतालबा किया है। और इसके अलावा जो लेबनान और सीरिया का बॉर्डर है वहां पर जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। सीरिया की जानिब से बड़ा अटैक किया गया है और अब जो है वो इसराइल की जानिब से वापस रिस्पॉन्ड किया गया है जिसमें हिजबुल्लाह के 6 फाइटर जान से गए हैं और ये हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान है और हिजबुल्लाह इससे पहले ये ऐलान कर चुका है कि हम एक के बदले में 2 लेंगे, अगर जितना हमारा नुकसान होगा उससे डबल हम इसराइल का करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले इसराइल की जानिब से सीरिया में जो हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके ठिकाने हैं, उनको अटैक किया गया है। लेबनान की मैं बात नहीं कर रहा, सीरिया में जो हिजबुल्लाह का जो ठिकाने हैं वहां पर जाकर इसराइल ने स्ट्राइक की है और हिजबुल्लाह के 6 फाइटर वहां जान से गए हैं। तो अब डेफिनेटली हिजबुल्लाह की जानिब से इससे भी बड़ा रिस्पांस आएगा। इससे 4 दिन पहले इसराइल ने लेबनान में एक कार को निशाना बनाया था जिसमें एक सहाफी, उनकी अहलिया और 3 बच्चे शहीद हुए थे। उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने हाइफा जो इनकी बंदरगाह है उसको उड़ा दिया था, उसके साथ नहारिया सिटी है वहां पर अटैक किया था और इसके अलावा बॉर्डर के साथ शिबा फार्म्स और क्रियाज शमूना का जो इलाका है वहां पर अटैक्स किए गए थे और वहां से लाखों इसराइली जो शहरी हैं उनको इसराइल ने इवैक्यूएट करवा लिया क्योंकि वहां पर जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और जो इनकी चौकियां हैं बॉर्डर के साथ साथ उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर हिजबुल्लाह की जानिब से अटैक किया गया था। और अब जब उनके 6 फाइटर एक ही हमले में जान से गए हैं तो डेफिनेटली अब इससे भी बड़ा रिएक्शन जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से आएगा और आज की रात एक बहुत बड़ी एक तरह से लार्ज स्केल की जो जंग है वो लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर मुतवक्का है। और हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनान में एक और तंजीम इस्लामिक लिबरेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ी तंजीम समझी जाती है, ये भी अब मैदान में आ चुकी है और उन्होंने सीधा सीधा इसराइल और जो अमेरिका है उसके खिलाफ ऐलान बगावत किया। उन्होंने कहा कि जंग अजीम दोम के बाद ऐसे जराइम हमने नहीं देखे और अमेरिका इसराइल के तमाम जो जराइम है उसको कवर दे रहा है और अमेरिका इसका डायरेक्टली जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो इराक में हो, शाम में हो, लेबनान में हो, यमन में हो, गजा में हो, हम उन सबको सल्यूट करते हैं और अब से हम उनके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। तो हिजबुल्लाह के साथ साथ अब दूसरी बहुत बड़ी जो लेबनान की तंजीम है वो भी एक नया महाज उसने इसराइल के खिलाफ खोल दिया है। अब आ जाइए जरा अमीर कतर के हवाले से और मिस्र के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट यह हुई है कि अमीर कतर एक हंगामी दौरा इस वक्त मिस्र का कर रहे हैं जहां पर वो हमास जो कि मज़ामती तहरीक है
है गजा की, उसके जो सरबराह हैं और जो मिस्र के सदर हैं उनके साथ एक हंगामी मीटिंग करने वाले। आप इसकी अहमियत का अंदाजा यूं लगाइए कि कल मिस्र ने अमेरिका को इनकार किया है कि वो उनकी किसी डील को कबूल नहीं करेंगे। CIA चीफ दौरे पर थे मिस्र के, उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन को आप अपनी टेरिटरी में आने दें तो हम आपको आपका कर्जा चुका देंगे, आपको बहुत सारा इकोनॉमी में फायदा देंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और इस इनकार के बाद जो हमास के सरबराह हैं उन्होंने मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ के साथ आकर मुलाकात की। और जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये पहला दौरा है अमीर कतर का मिस्र में। और एक और अहमियत इसका अंदाजा यूं लगाइए कि अब से कुछ देर पहले अमीर कतर ने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को फोन किया था, उन्होंने मोसाद और CIA के साथ मीटिंग की थी और उन्होंने पैगाम भेजा था ईरान को, और अमीर कतर ने खुद फोन किया था, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अब जंग का बढ़ना नागुज़ीर हो चुका है, अब हर सूरत में जंग बढ़ेगी। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जब मिस्र झुकने से इनकार कर चुका है और वो कह चुका है कि हम आपकी किसी डील को नहीं मानेंगे, और इस इनकार के बाद उन्होंने हमास को बुलाया है और इंटेलिजेंस चीफ ने उसके साथ मुलाकात की और अब अमीर कतर वहां पर पहुंच रहे हैं, तो मुकम्मल तौर पर जो सूरत हाल है वो अब इजिप्ट के बॉर्डर पर और इजिप्ट में भी बहुत कशीदा होती हुई नजर आ रही। और अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठी हैं MBS, जिससे बहुत तवक्कुआत इससे पहले लगाई जा रही थी इस जंग से पहले, और उन्हें उम्मत मुसलमान के एक नए लीडर के तौर पर देखा जा रहा था, उनके नए नजरियात, नया विजन। लेकिन इस जंग ने उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत मुतासर किया है। 34 दिन वो खामोश रहे, लेकिन अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर खामोशी तोड़ दी है, फ्रंट फुट पर आए हैं। उन्होंने अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया है, इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया है, और बहुत बड़े जो समिट हैं वहां पर इनकाद किया जा रहा है। और मुतवक्का है कि परसों जो है एक बहुत बड़ा ऐलान सऊदी अरब की तरफ से मुतवक्का है। आज सऊदी अरब में अफ्रीकन नेशंस को बुलाया गया है, अफ्रीका के तमाम ममालिक वहां पर पहुंचे हैं और गजा के हवाले से अहम तरीन मीटिंग वहां पर हो रही है। और इससे पहले उनका क्या बयान सामने आया MBS का, उन्होंने कहा कि गजा में जो जंगी जराइम है हम उसको कंडेम करते हैं, इसराइल को फिल फॉर जंगबंदी करनी चाहिए और फलस्तीन की आजाद रियासत का क्याम अमल में आना चाहिए। यह आज अहम तरीन बयान सामने आया। इससे पहले बिल्कुल MBS की तरफ से खामोशी थी, यूं लगता था कि वो कोई बैकडोर जो है वो कोई मफाहमती पॉलिसी लेकर चल रहे हैं और बैकडोर अमेरिका को यह मनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जंगबंदी करवा दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब अमेरिका जंगबंदी की तरफ नहीं गया तो अब सऊदी अरब ने खुलकर खेलने का फैसला किया, क्योंकि आप यह भी देखिए कि जो बड़ी अहम वजह है वो वहां की पब्लिक है। पब्लिक का जो आप ये एक आर्टिकल देखिए जिसमें वो कह रहा है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो 2011 वाले हैं। 2011 में एक अरब स्प्रिंग हुआ था और उसे वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट समझा जाता है, जिसके बाद बड़ी तब्दीली आई थी मिडिल ईस्ट में। तो आज एनालिस्ट कह रहे हैं कि वही 2011 वाली सूरत हाल है कि लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है गजा के हवाले से, जो वहां पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो लोग कंप्रोमाइज करने पर मजबूर नहीं है। इसीलिए अब वो जो अवाम का गुस्सा है वो इनके हुक्मरानों को मजबूर कर रहा है कोई बड़ा स्टेप लेने के लिए। तो यूं MBS इस सारे मंजरनामे को देखते हुए कि अब खामोश नहीं रहा जा सकता, अब हम पीछे नहीं बैठ सकते, अब वो खुलकर मैदान में आए। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल पहली बार प्रेसिडेंट रईसी, ईरान के जो सदर हैं, वो सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं और वहां पर सऊदी और अरब ममालिक जो हैं वो एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। और उसमें बशार अल असद जो कि शाम के सदर हैं वो भी पहुंचेंगे और बाकी तमाम अरब ममालिक जो हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। और परसों जो है फिर जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं वो सऊदी अरब जाएंगे और वहां पर अहम तरीन मीटिंग होगी। तो 3 बड़ी मीटिंग्स करने के बाद सऊदी अरब की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान मुतवक्का है कि वो जंग के हवाले से, इसराइल को रोकने के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से क्या चीजें लेगा। ये अगले 2 दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये बात जरूर समझ लीजिए कि वो जो मुनाफकत का चोला उन्होंने पहना हुआ था, अब शायद उन्होंने वो उतारकर साइड पर रख दिया। और मेरे ख्याल से उसकी सबसे बड़ी वजह वहां पब्लिक का एंगर है। अगर आज वो एक्शन नहीं लेते तो फिर पब्लिक इन्हीं के तख्त उछाल देगी, इनका हुकूमतों में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब मजीद खामोश बैठना इनके लिए मुमकिन नहीं है। अब जरा बात कर लेते हैं तुर्की के हवाले से। तैयब एर्दोगान ने पहली बार बरह रास्त अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया है। इसराइल को इससे पहले वो सख्त तनकीद कर चुके हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया। आप ये उनका बयान देखिए कि when 25 people were killed in Charlie, world leaders walked in solidarity
11,000 civilians were killed in Gaza, but the world remains silent. उन्होंने कहा कि चार्ली के एक अटैक में जब 25 लोग मारे गए थे तो वर्ल्ड लीडर्स ने एक बड़ा उनसे इजहार यकजहती किया था, लेकिन यहां पर तो 11,000 शहीद हुए हैं, तो इन पर आप इतने खामोश क्यों? और अमेरिका को उन्होंने नाम लेकर कहा कि आपकी जो खामोशी है वो सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि आप खुद फिर इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। और तैयब एर्दोगान के बयानात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो नेटो के मेंबर हैं, अमेरिका के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो भी तुर्की में महफूज हैं। तो इस तरह अगर तुर्की इतना बड़ा स्टैंड ले रहा है तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। फिर बड़ी अहम जो वहां पर डेवलपमेंट हुई है कि तुर्की की फिजाइया ने जो उनकी मुसल्लह अफवाज हैं वहां पर एक हंगामी कमांड सेंटर कायम करने की वहां से खबरें आ रही हैं, यानी उनकी जो फिजाइया है वो मुकम्मल तौर पर हरकत में आ चुकी है और शायद वो अपनी फौज को किसी भी बड़े हमले के लिए, किसी भी बड़े क्राइसिस के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहे हैं। एक तरफ वो जो उनके सिफारती मामलात हैं उसके जरिए प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहे हैं। और उनका एक और बड़ा अहम तरीन बयान आप देखिए, उसमें वो कहते हैं कि गजा पर एटमी हमले की धमकी देकर इसराइल हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। गासिब रियासत ने फलस्तीन की जमीनों पर कब्जा किया, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसराइल के कब्जे से अपनी जमीन वापस ना ले लें और एक आजाद और खुद मुख्तियार फलस्तीनी रियासत कायम ना हो जाए। अब इस बयान के पीछे एक समझ लें कि 1000 साल का कॉन्टेक्स्ट है, 1000 साल की हिस्ट्री है। 1258 में जो उस्मानिया सल्तनत कायम हुई थी जिसका मरकज तुर्की था, तो ये जो रियासत है ये 800-900 साल तक चली है और जंग अजीम अव्वल में ये खत्म हुई है। और ये जो फलस्तीन का इलाका है, यरूशलेम है, ये तुर्कों के अंडर था, तो इसके आखिरी जो वारिस हैं, जो आखिरी हुक्मरान हैं वो तुर्क हैं। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि हमने वो जमीनें अपनी वापस लेनी है जो 1917 में इनसे छीन गई थी। तो इसमें एक पूरा 1000 साल का कॉन्टेक्स्ट है। तो यूं मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी तब्दीली आई है, तुर्की से लेकर ईरान, इराक, शाम, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सब मुतहरिक हो चुके हैं। कुछ ने डायरेक्ट हमले शुरू कर दिए हैं, जिस तरह के शाम की जानिब से हमला किया गया है, यमन है, लेबनान है और मिस्र अब उसमें शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। जॉर्डन के जो पहले जॉर्डन जो मिसाइल को जो इसराइल की तरफ जा रहे होते थे उनको तबाह कर देता था, अब वो तबाह नहीं कर रहा और जॉर्डन से होते हुए मिसाइल जाकर इसराइल में नुकसान कर रहे हैं। तो एक के बाद जो एक अरब मुल्क है उसकी पॉलिसी में हमें बहुत बड़ा शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अब आखिर में बात कर लेते हैं गजा के जो मासूम फलस्तीनी हैं, यानी मैंने आपको फौजी महाज पर बता दिया, ग्लोबल महाज पर बता दिया, मिडिल ईस्ट के महाज पर बता दिया कि ये इनको मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो रही है, लेकिन इनका गुस्सा कहां पर चल रहा है? निहत्ते जो फलस्तीनी हैं उनकी अब वहां पर क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं। सबसे पहले इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि 2 हॉस्पिटल्स को इनकी आर्मी ने सराउंड कर लिया। ये बिल्कुल कोस्टल लाइन के साथ हैं, यानी बिल्कुल बॉर्डर एरिया के साथ हैं। यहां पर इनकी आर्मी 35 दिनों के बाद पहुंच चुकी है। ये अल रंतीसी और अल नसर हॉस्पिटल है और ये दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल। जैसे अल रंतीसी जो है ये बच्चों के स्पेशल केयर का, उनके कैंसर के हवाले से इकलौता हॉस्पिटल है और ये बिल्कुल कोस्टल लाइन के साथ है। इसी तरह जो अल नसर हॉस्पिटल है ये भी कोस्टल लाइन के साथ है। इनके टैंक अब यहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर पहुंचे किस तरह है कि इन्होंने जितनी भी बिल्डिंग्स आ रही थी, हालांकि ज्यादा कोई फासला नहीं है बॉर्डर से, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पहले इतनी बमबारी की कि वहां पर सारी बिल्डिंग्स को इन्होंने तबाह किया। कल रात जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया कि डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसा सेकंड नहीं था कि हमारे इर्द गिर्द बमबारी जो है वो रुक गई हो, तो इन्होंने पहले वो सारी बिल्डिंग्स को तबाह किया और फिर उसके बाद इनमें इतनी हिम्मत हुई कि जब सारा कुछ फ्लैट हो गया तो फिर ये अपने टैंक लेकर अब यहां पर पहुंच चुके हैं और ये पहले से कह चुके हैं कि अस्पतालों को इवैक्यूएट करो, यहां पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। तो अब जब उनकी आर्मी पहुंच चुकी है तो अब पता नहीं वहां पर क्या होगा। तो ये इस वक्त की सबसे खतरनाक चीज है। और स्टैट्स ये सामने आए कि पिछले 24 घंटों में जो बमबारी हुई है उसमें 243 के करीब शहादतें हुई हैं और सैकड़ों जख्मी हैं और जख्मियों को अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जगह ही नहीं बची, क्योंकि उससे पहले हजारों के हिसाब से जो जख्मी हैं वो अपने ट्रीटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर तक अवेलेबल नहीं है, वो वैसे ही वहां पर पड़े हैं। आप ये इस दर्द का अंदाजा यूं लगाइए, अगर किसी पर अटैक हुआ और उसकी टांग कट गई है तो उसको इलाज के लिए उसको एक गोली तक मुयस्सर नहीं है और वो उसी कर्ब में और दर्द में तड़प रहा है। तो ये जो नए जख्मी लाए जा रहे हैं इनका क्या होगा इसका कुछ अंदाजा नहीं है और यही वजह है कि इलाज न होने की वजह से रोजाना बड़ी तादाद में शहादतें वहां पर हो रही हैं। फिर आप ये यूनाइटेड नेशन की स्टेटमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि इफ देयर इज अ हेल ऑन अर्थ इट इज गाजा।
कि गजा जो है वो दुनिया में इस जमीन पर एक हेल बन चुका है। इसराइल ने इसको एक जहन्नम बना दिया है। फिर यूएन के 100 जो नुमाइंदे हैं वो इस वक्त गजा में मारे जा चुके हैं और जब से ये कायम हुआ है 1940 से अब तक ये सबसे बड़ी तादाद है। 100 मेंबर यूनाइटेड नेशन के मारे जा चुके हैं। अगर किसी और ने मारे होते तो शायद यूनाइटेड नेशन और अमेरिका उस पर जंग छेड़ देते, लेकिन ये इसराइल ने मारे हैं और ये इस वक्त यूनाइटेड नेशन की अपनी क्रेडिबिलिटी पर सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा स्टैट्स के मुताबिक मोर देन हाफ जो हाउसिंग यूनिट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, यानी 25 लाख लोगों की जो रिहायशें हैं उनमें से हाफ जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। तो जब ये जंग खत्म होगी तो आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो चुके होंगे। और उसके अलावा एक अहम चीज ये है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनके सर्वाइवल का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि खुराक अवेलेबल नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, उनकी केयर के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी हैं इस वक्त 52,000 से ज्यादा औरतें जो है वो प्रेग्नेंट हैं। तो रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो उनकी जो उनका सर्वाइवल है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में है। लेकिन आप इन लोगों का जज्बा देखिए, डॉक्टर का बयान देखिए, आप यकीन करें इस तरह की बहादुर कौम भी फिर पूरे कुर्रा अर्ज पर नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि ये डॉक्टर का बयान है कि वी विल नॉट लीव गाजा ओनली एज अ विक्टर और मार्टायर, कि हम गजा को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ या तो फतह की सूरत में छोड़ेंगे या फिर शहीद होकर छोड़ेंगे। फिर ये आप एक डॉक्टर का ट्वीट देखिए जिसमें वो कह रहा है कि अ डॉक्टर लाइफ इन गाजा के 11 सर्जरीज बैक टू बैक, 11 broken bodies, 11 shattered lives, 11 stories of heartbreak, sorrow and grief, 11 Palestinian betrayed by humanity, 11 unknown futures without loved ones। तो ये एक डॉक्टर की वहां पर जिंदगी है और ये डॉक्टर्स की जुर्रत को सलाम है जो इतने मुश्किल के बावजूद उन पर डायरेक्ट हमले भी अब होने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो वहां को जख्मियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुछ हकायक थे जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। आप अपनी राय से जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।